हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी इस यूनिट में हम लोग अमीनो एसिड के बारे में पढ़े हैं कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। उसमें भी जो अल्फा अमीनो एसिड है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है जो कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटीन के अंदर वो क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, किसी भी चीज का अरेंजमेंट। तो प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना है? अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो ये जो अल्फा अमीनो एसिड है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है ताकि वो प्रोटीन को बना सके। तो अगर बात की जाए कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोटीन में, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन्स में कैसे होता है, इसको आप सिंपली ऐसे समझिए कि जैसे बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल। ये जो सेल है, ढेर सारे सेल्स, एक जैसे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं। फर्दर एक जैसे जो टिश्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाएगा, और जब ढेर सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तब क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम किसी भी बॉडी का बन जाता है तो फर्दर वो क्या बनाता है? बॉडी। तो ये जो एक हायरार्की है जिसमें जो सेल है वो पहले कंबाइन हो रहा है, टिश्यू बना रहा है, एक जैसे टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं, फिर एक जो ऑर्गन है बन गया, ढेर सारे जब ऑर्गन बन जाते हैं तब ऑर्गन सिस्टम होता है, और जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है तो फर्दर उसके बाद जो है कंप्लीट बॉडी बनती है। तो ये क्या है? एक हायरार्की है कि कैसे बॉडी बनता है, ठीक है, कि क्या उसका बेसिक यूनिट है, फर्दर किस तरह से उसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है। वैसे ही जो प्रोटीन है वो प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अल्फा अमीनो एसिड से। इस अल्फा अमीनो एसिड से किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है ताकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, यही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस हो पाता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं? हायरार्किकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। किस चीज का? 4 लेवल्स का। एक हायरार्की होती है जिसकी वजह से प्रोटीन बन पाता है, और ये जो हायरार्की होता है वो किस तरह से होता है? पहले प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, फिर टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट में क्वार्टरनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो हायरार्की है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो फॉर्म हो पाते हैं। अब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसको आज अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर नॉट ऑल प्रोटीन एग्जिबिट्स ऑल 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन चारों के चारों ही लेवल्स उनके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसमें क्वार्टरनी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर ओवरऑल बात की जाए कि प्रोटीन जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें ये चारों लेवल्स जो है वो ना प्रेजेंट हो, मतलब क्वार्टरली लेवल किसी में नहीं भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हायरार्की की बात की जाए कि कितने स्टेप्स में ये होता है ओवरऑल, तो 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर बात की जाए ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है
वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस वजह से होता है क्योंकि वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह से उसमें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो कैसे है। देखिए, कोई भी प्रोटीन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होगा या सिंपल होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। हम जब आपको पिछले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी में, तब बताए थे कि जो अल्फा अमीनो एसिड होता है उसका जो आर ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है, वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी पे तो इफेक्ट डालता ही है। जब ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोटीन की तब भी ये जो है इसके ऊपर ये भी जो है इफेक्ट डालता है। आर फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करता है, अपना इफेक्ट डालता है। तो हर अमीनो एसिड, हर अल्फा अमीनो एसिड वैरी किस में करता है, आर ग्रुप में। बाकी तीनों ग्रुप तो कॉमन होता है। देखिए, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और अमीनो ग्रुप। ये तीनों सभी अल्फा अमीनो एसिड में कॉमन होता है, आर ग्रुप ही वैरी करता है। ठीक है, तो किसी भी अल्फा अमीनो एसिड, कोई भी प्रोटीन किस तरह के अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, वो अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप, इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन कैसा, कितना कॉम्प्लेक्स होगा या सिंपल होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होता है जिसका स्ट्रक्चर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इस चीज पे कि वो जो प्रोटीन है किस तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और किस तरह से उसका जो अमीनो एसिड है वो किस तरह से अरेंज होता है। हर प्रोटीन का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो प्रोटीन किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस पे भी प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड होती है और प्रोटीन जो है वो किन तरह के अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, इस चीज पे भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, सिंपली एक ऐसा टर्म है जो कि बताता है कि जो प्रोटीन है वो किस तरह से बना हुआ है। अमीनो एसिड से बना है, अल्फा अमीनो एसिड से बना है, ठीक है, इतना पता है। लेकिन ये जो अल्फा अमीनो एसिड है ये एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स के थ्रू प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाता है। और ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, स्टेप्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनी। सभी प्रोटीन्स में ये चारों स्टेप्स प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन्स में ये स्ट्रक्चर्स, ये जो स्टेप्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। किसी भी प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है और इन ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनका आर ग्रुप किस तरह का है। फर्दर कोई भी प्रोटीन वो उसका स्ट्रक्चर कैसा कॉम्प्लेक्स होगा या किस तरह से होगा ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ठीक है। देखिए, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनी की बात की जाए तो प्राइमरी में आपको सिंपली इतना याद रखना है कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिंपली एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच है और ये एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। या तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली बना लीजिए या तो आप ऐसे वर्टिकली इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन है जिसमें सिंपली एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैचमेंट कर रहा है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, एक अमीनो एसिड पहले जो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है
इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप इसके अमीनो ग्रुप से बॉन्ड बनाता है और इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच होता है और ढेर सारे अमीनो एसिड जब एक चेन में हो, इसी स्ट्रक्चर को प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो इसके अंदर जो है ये दो तरह से होता है, ये फर्दर ये तीन तरह से होता है, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट होता है। इसमें क्या होता है अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। फर्दर उसके बाद जो है टर्शियरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है और उसके बाद जो है क्वार्टरनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। तो सिंपली इतना याद रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और इसी तरह पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए बहुत सारे अमीनो एसिड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना करते हुए एक सिंपल चेन में अरेंज होते हैं और इसी चीज को प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसमें इन्वॉल्व अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, कैसे होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कितने लेवल पे होता है, 4 लेवल्स पे। ये जो है लेवल्स वो कौन कौन से हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइमरी के बगल में। फिर उसके बाद क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो प्रोटीन की ऑर्गेनाइजेशन है ये 4 लेवल्स पे हैं और ये सारे के सारे लेवल्स के नाम हैं, जिसमें से जो पहला लेवल होता है प्रोटीन के ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी ये जो है ये पहला स्टेप होता है कि प्रोटीन किस तरह से अरेंज होते हैं, इनमें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो किस तरह से होते हैं। तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है सिंपली कि ये एक सीक्वेंस अरेंजमेंट को बताता है कि अमीनो एसिड जो कि एक प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं तो ये अमीनो एसिड जो है ये क्या करते हैं, किस तरह से किस सीक्वेंस में एक प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यही जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। सिंपली इसमें होता क्या है कि जो अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब एक चेन जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह प्रेजेंट है, क्योंकि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन होगा तो बनाएगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए ये अमीनो एसिड है, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड को बनाया है और इससे जो है ये अटैच है। तो ये लॉन्ग सीक्वेंस जो है ये क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। तो इसी पॉलीपेप्टाइड चेन में किस तरह से जो अमीनो एसिड अरेंज होते हैं इसी चीज को कहते हैं क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सिंपली इतना याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है
उसमें जो जितने अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, ये अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में किस तरह से प्रेजेंट है, इसी चीज को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को इस तरह भी कह सकते हैं कि जब अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में प्रेजेंट हो विद इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी चीज को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या फिर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है कैसे होता है, देखिए अल्फा COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक अमीनो एसिड का, ये लिंक्ड होता है कांटेक्ट में, ये बॉन्ड बनाता है किस चीज से, अल्फा अमीनो ग्रुप से। और ये जो अमीनो ग्रुप है ये दूसरे अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है। देखिए स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है। अब देखिए ये C अल्फा है, अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है और ये R ग्रुप है मतलब वेरिएबल ग्रुप है। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। दूसरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जब रहेगा तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, तो इसमें क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अमीनो ग्रुप यही ना पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। तो यही चीज लिखा है कि जो पहला अमीनो एसिड होता है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो बॉन्ड बनाता है, लिंक करता है किस चीज से, दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से। और जब पहले अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ जब बॉन्ड बनाता है तब इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म हो जाती है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। तो आई होप आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी वजह से हम आपको बार बार बोल रहे थे कि जो स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का वो जो है आपको लर्न रहना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, कहाँ से अमीनो ग्रुप आ गया। और इसमें अल्फा COOH अल्फा NH2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन से, ठीक है। तो ये जो अमीनो ग्रुप है, सॉरी पहले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, इसी के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिंक्ड विद द अल्फा अमीनो ग्रुप एंड हेंस फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि क्या करता है, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से अटैच करता है। इसी तरह से ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होने लगते हैं और ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्या बनाते हैं, एक चेन को बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने वाला, और चेन तो आपको पता ही है एक लॉन्ग सीक्वेंस। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और ये पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड लिंक्ड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। और इसी तरह से जो है फर्दर ये जो सीक्वेंस जो है ये चलता रहता है और एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाता है। और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है
वो फॉर्म हुई है। इसमें होता क्या है कि अल्फा COOH जो ग्रुप है और अल्फा NH2 ग्रुप है, वो क्या होता है, बहुत सारे जो अमीनो एसिड है, इन सारे ही अमीनो एसिड के अल्फा COOH ग्रुप मतलब अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फा NH2 ग्रुप मतलब अल्फा अमीनो ग्रुप, ढेर सारे अमीनो एसिड के आपस में जो है वो लिंक्ड अप होते हैं और इन्वॉल्व करते हैं किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाउएवर जो दो अमीनो एसिड है जो कि किस चीज में कहां पे सिचुएटेड है, आइदर एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन हैव आइदर COOH ग्रुप फ्री और NH2 ग्रुप फ्री। अब देखिए ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जो है वो अटैच है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका NH2 ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और बना रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरह से जो है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका NH2 ग्रुप, इस तरह से जो है ये लॉन्ग सीक्वेंस चलता रहता है। लेकिन जो पहला अमीनो एसिड होता है इस चेन का और लास्ट अमीनो एसिड होता है उस पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसका जो एक एक ग्रुप है वो हमेशा फ्री होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका अमीनो ग्रुप वो इन्वॉल्व है किस चीज में, बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। तो यही चीज है कि जब एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन होता है तब जितने भी अमीनो एसिड हैं उसके तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप वो जो है वो क्या होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले का और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसका जो है वो फ्री ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक एक ग्रुप दोनों ही फर्स्ट और लास्ट अमीनो एसिड पे फ्री होते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप फ्री होगा, अमीनो ग्रुप, और लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए द एंड एट विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज फ्री इज कॉल्ड C terminal and other end which NH2 group is called N terminal of the polypeptide chain। ये जो फ्री एंड है कि एक तरफ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है और दूसरी तरफ जो है अमीनो ग्रुप वो फ्री है, इसी चीज को क्या कहते हैं, जिस एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप फ्री होगा उसको C टर्मिनल कहते हैं, और जिस एंड पे NH2 ग्रुप मतलब अमीनो ग्रुप जो है वो फ्री होता है उसको क्या कहेंगे, N टर्मिनल कहते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड के पास क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, एक ऐसा टर्मिनल एक ऐसा एंड जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री हो और इसी टर्मिनल को C टर्मिनल कहते हैं, और एक एंड एक टर्मिनल जहां पे अमीनो ग्रुप फ्री होता है जिसको N टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, since most of the alpha carboxylic and alpha amino formed peptide bond, they are not available for other bonding except hydrogen bonding। अब देखिए जो भी अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अल्फा अमीनो ग्रुप है वो उस अमीनो एसिड का किस चीज में इन्वॉल्व है, पेप्टाइड बॉन्ड में। इस वजह से ये जो है अदर बॉन्डिंग के लिए फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप खुद ही पेप्टाइड बॉन्ड को बना रहा है, तो अदर बॉन्ड्स के लिए ये फ्री नहीं होते हैं एक्सेप्ट एक बॉन्ड जो कि होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए और पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद और आपको बताएंगे। हो गया। अब
प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये चीज पढ़ लिए हैं कि क्या होता है, एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो है वो फॉर्म होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इन प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड चेन इन विच अमीनो एसिड्स through their carboxylic group and amino group make their peptide bond, and further many peptide bonds form the long polypeptide chain in which at one end there is N terminal and at one end there is C terminal। ठीक है, तो यही चीज जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड फर्दर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब बन जाते हैं तब इसी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को ही क्या कहते हैं, इसी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं किसमें, कि किस तरह से प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटीन का, और इसी लॉन्ग सीक्वेंस में एक टर्मिनल क्या होता है, एन टर्मिनल, और दूसरा सी टर्मिनल। इस चीज को हम लोग पढ़े हैं, और एक चीज और पढ़े हैं कि इस जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है उसमें जो ग्रुप्स होते हैं अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, इस वजह से और किसी बॉन्ड के लिए ये जो है ये फ्री नहीं होते हैं या फिर ये नहीं बनाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज जो है, ये इतने इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे, पॉइंट्स थे, वो थे किस चीज के, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन के। अब प्राइमरी के बाद क्या आता है, पहले हम लोग पढ़े हैं प्राइमरी को, अब उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटीन का वो क्या होता है, देखिए जितने भी अमीनो एसिड होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं एक दूसरे के पास, ठीक है, मतलब एक दूसरे के अगल बगल में, वो इंट्रैक्शन उनके बीच होता है और वो फॉर्म करते हैं एक अरेंजमेंट का, जिसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन होता है उनमें जो प्रेजेंट अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में इंट्रैक्शंस को शो करते हैं, और इसी इंट्रैक्शन के थ्रू वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। इसमें होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है होता क्या है कि सबसे पहले जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसमें प्रेजेंट अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करते हैं। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आता है सेकेंड लेवल, जिसमें होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जब क्या हो, लोकल फोल्डिंग होने लगी, मतलब इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट जो अमीनो एसिड है ये आपस में इंट्रैक्शन को शो करने लगे, लोकल फोल्डिंग होने लगे, तब जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म होता है। याद क्या रखना है कि प्रोटीन जो है फॉर्म होता है कैसे, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड जो है आपस में इंट्रैक्शन शो करने की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड बना लेता है। अब ये जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड है, इस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट अमीनो एसिड्स आपस में इंट्रैक्शंस के थ्रू, लोकल फोल्डिंग के थ्रू क्या करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। देखिए कैसे फॉर्म करता है, ये जो लोकल फोल्डिंग है ये तीन तरीके से होती है। कैसे,
देयर आर 3 कॉमनली अकरिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा? पहला जो है वो होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा जो है वो है बीटा शीट, और तीसरा जो है वो है बीटा ब्लेंड्स या फिर बीटा टर्न्स। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्या है? अल्फा हेलिक्स। दूसरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? बीटा शीट। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? बीटा टर्न्स। और इसी बीटा टर्न को क्या कहते हैं? बीटा ब्लेंड्स भी कहते हैं। तो ये जो है 3 टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन्स के अंदर फॉर्म होता है। क्या होता है अल्फा हेलिक्स? अभी देखिए पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर अल्फा हेलिक्स की बात की जाए, जो कि पहला जो है फॉर्म होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 तरीके से बनता है। उसमें से जो पहला है कि किस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है वो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट था प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो क्या होता है इस अल्फा हेलिक्स में, ये क्या है होता है राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि फॉर्म होता है ट्विस्टिंग ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि फॉर्म हुआ था प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता है, जब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या हो, राइट हैंडेड जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जब ट्विस्टेड हो जाए, मतलब ट्विस्टिंग आ जाए, और इस ट्विस्टिंग, ये जो ट्विस्टिंग है ये किस तरह से हो, अगर ये जो ट्विस्टिंग है ये एक राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में हो तो इसी चीज को कहते हैं अल्फा हेलिक्स। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है बाय ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सिंपली इतना याद रखना है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है वो उसका क्या ऐसा, वो किस डायरेक्शन में होता है, तो राइट हैंडेड साइड होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन होता है, और ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से होता है। तो अगर अल्फा हेलिक्स की बात की जाए तो वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है किस तरह से जो है वो फॉर्म होता है, देखिए ये कुछ इस तरह से राइट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो रेसिड्यूज होते हैं वो पर टर्न पे 3.6 होते हैं, मतलब 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न में इसके प्रेजेंट होता है। और जो राइस पर रेसिड्यू है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। राइट पर टर्न पीक जो इसकी होती है वो 3.6 इंटू 1.5 होता है, मतलब 5.4 जो है एंगस्ट्रॉम इसका राइस पर टर्न होता है। और जो अमीनो एसिड जो इसमें प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, किसकी वजह से? कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन। और देखिए इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म होता है, कैसे होता है? ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस स्ट्रक्चर का राइट हैंडेड डायरेक्शन जो है वो मूवमेंट होता है। इसमें होता क्या है कि जो वो अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है, ये अमीनो एसिड जो कि पहले एक पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है, अब इसमें ट्विस्टिंग आई है और ये फॉर्म क्या कर रहा है? अल्फा हेलिक्स को, जो कि कुछ इस तरह से फॉर्म होता है और राइट हैंडेड इसका डायरेक्शन होता है। इस अल्फा हेलिक्स में जो प्रेजेंट अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में इंट्रैक्शन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो अल्फा हेलिक्स है वो फॉर्म होता है। ये अल्फा हेलिक्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है?
कार्बोनिल ऑक्सीजन की वजह से, और ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसी की वजह से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बोनिल ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो और हाइड्रोजन एटम वो आपस में जो है बॉन्ड बनाते हैं, और इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसी बॉन्ड के थ्रू जो है, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये अल्फा हेलिक्स जो है अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो हेलिक्स होता है अल्फा हेलिक्स, वो क्या करता है? 3.6 अमीनो एसिड को कंटेन करके रखता है। मतलब देखिए, इसका जो एक टर्न है, इसके एक टर्न में लगभग 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसकी वर्टिकल लेंथ की बात की जाए हर हेलिक्स की, तो ये लगभग 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक इसका हेलिक्स है, और ये क्या है? वर्टिकल हाइट है इस हेलिक्स का। तो इस हेलिक्स का जो लेंथ है वो लगभग कितना होता है? 5.4। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और एक अमीनो एसिड का डिस्टेंस दूसरे अमीनो एसिड के साथ कितना होता है? 1.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ इस हेलिक्स में कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है? ये डिस्टेंस होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो कितने अमीनो एसिड एक हेलिक्स में प्रेजेंट है? 3.6 अमीनो एसिड। और इन दो अमीनो एसिड के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1.5। और इस वजह से जो वर्टिकल हाइट या वर्टिकल लेंथ ऑफ एक हेलिक्स है इस अल्फा हेलिक्स का, वो कितना होता है? 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार और बता देते हैं। देखिए, ये क्या है? अल्फा हेलिक्स है। ये क्या होता है? ये जो एक टर्न है, ये क्या होता है? इस एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और दो अमीनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो एक टर्न का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 1.5 इंटू 3.6, दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। इस वजह से जो अल्फा हेलिक्स होता है उसके एक जो टर्न है उसका जो वर्टिकल लेंथ होता है वो 5.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और इस अल्फा हेलिक्स का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? राइट हैंडेड डायरेक्शन। और इसमें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो आपस में किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं? तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को करते हैं। अब जो अल्फा हेलिक्स होता है उसमें होता क्या है कि CO ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, CO ग्रुप कैसे प्रेजेंट होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है, उसी में का जो CO ग्रुप होता है ईच अमीनो एसिड का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विथ NH ग्रुप के साथ। देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन है CO ग्रुप का ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन बनाएगा NH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है। सिंपली इसको आप ऐसे समझिए कि ये हो गया क्या? ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका कौन सा ग्रुप? COO बॉन्ड। और इसका जो दूसरा जो अमीनो एसिड है उसका जो अमीनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन
एटम। CO ग्रुप और हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो है अल्फा हेलिक्स को फॉर्म करते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये दोनों ग्रुप जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बना रहे थे और पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर रहे थे, वैसे ही अल्फा हेलिक्स में ये जो ग्रुप है उसका CO ग्रुप और इसका जो है NH ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये अल्फा हेलिक्स को फॉर्म करते हैं। तो जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं, इसमें होता क्या है कि जो पहला अमीनो एसिड है वो चौथे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मतलब ये जो हेलिक्स है उसमें से जो पहला अमीनो एसिड होगा वो चौथे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और यही जो है इसका सीक्वेंस होता है। फर्दर अगर बात की जाए तो CO ग्रुप और जो NH ग्रुप होता है ऑफ ऑल अमीनो एसिड इस अल्फा हेलिक्स में वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं। तो जो अमीनो एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH ग्रुप है, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्डिंग कैसे होता है, पहला अमीनो एसिड बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड विद द फोर्थ अमीनो एसिड और इसी तरह से इसी सीक्वेंस में सारे अमीनो एसिड ऑफ अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इस अल्फा हेलिक्स को फॉर्म करते हैं। तो इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड है वो होता है बीटा प्लीटेड शीट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का 3 स्ट्रक्चर होता है, पहला अल्फा हेलिक्स उसे हम लोग पढ़ लिए हैं। अब बीटा शीट स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, बीटा शीट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर बीटा टर्न्स, बीटा जो है शीट्स और एक अल्फा हेलिक्स, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो होता है बीटा शीट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये जो है इसका फॉर्मेशन होता है 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से जो कि प्लेस्ड होते हैं पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। जो अल्फा हेलिक्स था वो कैसे फॉर्म हो रहा था, देखिए ये पॉलीपेप्टाइड है, बना किसमें था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इसी पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, फोल्डिंग होता है, लोकल फोल्डिंग और अल्फा हेलिक्स फॉर्म हो जाता है। ये फॉर्म कैसे होता है अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड डायरेक्शन में, इसमें पहला अमीनो एसिड चौथे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करता है। तो इसमें मतलब प्रेजेंट कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दूसरी ओर जो बीटा शीट होती है उसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड बना था किसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ये जो है बीटा शीट ये कैसे बनता है, 2 अमीनो एसिड की हेल्प से। या तो ये पैरेलल जो है पैरेलल सीक्वेंस में हो जिसको क्या कहते हैं, पैरेलल बीटा शीट या फिर एंटी पैरेलल बीटा शीट। मतलब या तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो क्या करे, दो जो पॉलीपेप्टाइड्स को ये यूज कर रहा है ये पैरेलल डायरेक्शन में हो, या फिर क्या हो कि ये जो है एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो और इस पॉलीपेप्टाइड के थ्रू जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो उसी को बीटा शीट कहते हैं। जब
जब ये दो पॉलीपेप्टाइड जबकि क्या हो पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं तब क्या करते हैं, पैरेलल बीटा शीट को फॉर्म करते हैं। और जब ये दोनों पॉलीपेप्टाइड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं तब ये क्या करते हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जो बीटा शीट होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है किस चीज का, प्रोटीन का। ये फॉर्म कैसे होता है, टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से। ये जो है दो तरीके से फॉर्म होता है, एक तो ऐसा जिसमें क्या होता है कि पैरेलल अरेंजमेंट होता है इन पॉलीपेप्टाइड चेन का, और दूसरा ऐसा जिसमें एंटी पैरेलल जो है वो अरेंजमेंट होता है इन पॉलीपेप्टाइड चेन का। कैसे होता है देखिए, जो है ये जो बीटा शीट है ये फॉर्म होता है फोल्डिंग की वजह से। किसके वजह से, सेम पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से। कैसे ये फॉर्म होता है, बीटा शीट स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है उसका जो बैकबोन होता है जो कि लिंक्ड अप होता है किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो कि फॉर्म किसकी वजह से होता है, CO और NH ग्रुप की वजह से। देखिए जो बीटा शीट है उसमें होता क्या है कि पॉलीपेप्टाइड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड जो है बस डिफरेंस इतना है कि अल्फा हेलिक्स में एक पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व था, बीटा शीट में दो पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व होते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड हैं आपस में इनकी फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से बीटा शीट फॉर्म होता है, और ये फोल्डिंग जो है, ये इंट्रैक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, जिसमें होता क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का CO ग्रुप दूसरे पॉलीपेप्टाइड के NH ग्रुप के साथ इंट्रैक्शन शो करता है, बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तभी बीटा शीट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो R ग्रुप होता है अमीनो एसिड का वो क्या करता है, देखिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका क्या है, CO ग्रुप है, इसका जो है NH ग्रुप है, आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं और बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बन रहा है, बीटा शीट। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन ये जो अमीनो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बना किससे है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में प्रेजेंट क्या होता है, R ग्रुप। अब ये जो R ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि होता है अमीनो एसिड के अंदर, ये अल्टरनेटिवली प्रोजेक्ट होता है अबव और बिलो द प्लेनर ऑफ बीटा शीट। ये जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर, उसमें प्रेजेंट R ग्रुप या तो इस शीट के ऊपर होता है या तो इस शीट के अंदर प्रोजेक्टेड होता है। The surface of beta sheet is not a straight but it is pleated, therefore it is known as beta pleated sheet. जो सरफेस होता है वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होता है, ये जो इस बीटा शीट का जो सरफेस होता है वो कभी भी प्लेन नहीं होता है, प्लीटेड होता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। मतलब ये जो हम आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं पॉलीपेप्टाइड का, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं, ये कभी भी ऐसा प्लेन नहीं होता है, ये हमेशा कुछ इस तरह से प्लीटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। सरफेस जो है वो प्लेन कभी भी नहीं होगा, प्लीटेड होता है, और पहला पॉलीपेप्टाइड चेन का CO ग्रुप दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो ग्रुप से NH ग्रुप से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंट्रैक्शन करता है, और इस पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसका R ग्रुप या तो ऊपर या तो नीचे जो है वो सिचुएटेड होता है। उसी तरह से इस पॉलीपेप्टाइड का अमीनो एसिड
इसमें जो प्रेजेंट है उस अमीनो एसिड में प्रेजेंट आर ग्रुप, सारे के सारे ही आर ग्रुप, इसमें भी और इसमें भी, या तो ऊपर प्रेजेंट होते हैं या तो नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही चीज जो है वो याद रखनी है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से एक बार जो है ऐसे बताएं ताकि आपको समझ में आए कि चीजें क्या है इसके अंदर। उसके बाद ये बताया है कि कभी भी इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता है, वो हमेशा प्लीटेड होता है। इस वजह से इसका नाम जो है वो क्या पड़ा है, बीटा प्लीटेड शीट पड़ा है। तो आप जो है आराम से, ये थोड़ा सा जो है लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो लेंदी है, अगर आपको जल्दी जल्दी समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। इस वजह से आप हर चीज को ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि आधा पढ़े और आधा ही में बस हो गया, ये तो पढ़ लिया अब इसको स्किप करो दूसरा पढ़ते हैं। नहीं, अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा जरूर कुछ ना कुछ चीज होगा जो कि छूट जाएगा। और अगर एक चीज को नहीं अच्छे से पढ़े हैं या फिर क्या होता है कि सही से नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, वो इफेक्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट ही गलत से आप आधा अधूरा पढ़े हैं तो पूरा पता नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, एग्जाम में भी गलती लिख के आ जाएंगे। तो आप जो भी, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई लेक्चर देख रहे हैं, तो उसको शुरू से अंत तक देखा करिए, क्योंकि उसमें जो है स्टेप बाय स्टेप में ही चीजें हमेशा समझाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए ये क्या है, पैरेलल बीटा शीट, और ये क्या है, पैरेलल बीटा शीट में देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें हो क्या रहा है, ये पहला पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये जो है दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो आपको हमेशा यही याद रखना है कि पैरेलल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा हमेशा और एंटी पैरेलल का ऐसे। इससे पहले हमें लग रहा है हम गलत बता दिए थे, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पैरेलल हमेशा ऐसे होगा और एंटी पैरेलल जो है ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल, और ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल। तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये जो पैरेलल है, इस पैरेलल में हो क्या रहा है, ये पहला जो पॉलीपेप्टाइड है वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, जिसमें पहले पॉलीपेप्टाइड का CO ग्रुप दूसरे पॉलीपेप्टाइड के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से ये एंटी पैरेलल में भी पहला पॉलीपेप्टाइड का CO ग्रुप दूसरे पॉलीपेप्टाइड के NH ग्रुप के साथ इंटरेक्शन को शो करेगा। इसमें बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड होगा। और इस तरह से ये इंटरेक्शन शो कर रहे हैं और बॉन्ड कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बीटा प्लीटेड शीट में इतनी चीजें याद रखनी है कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा और किस तरह से ये अरेंज होता है, उस हिसाब से पैरेलल या एंटी पैरेलल बीटा जो है प्लीटेड शीट फॉर्म होती हैं। ये जो बीटा प्लीटेड शीट है उसका जो सरफेस है वो कभी भी प्लेन नहीं होता है, प्लीटेड होता है। इस वजह से इसका नाम बीटा प्लीटेड शीट पड़ा, जिसमें पहला पॉलीपेप्टाइड का CO ग्रुप दूसरे पॉलीपेप्टाइड के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही ये जो है ये फॉर्म होते हैं बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में।
अब अगर इसके बाद बात की जाए तो बीटा प्लीटेड शीट अल्फा हेलिक्स के साथ बहुत ही ज्यादा डिफरेंस शो करता है। कैसे? अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह का और बीटा प्लीटेड ये क्या है? पैरेलल ये क्या है? एंटी पैरेलल। ये क्या है? एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट। तो जो अल्फा हेलिक्स और पैरेलल या एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये कि अल्फा हेलिक्स में एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो बीटा प्लीटेड शीट है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड आपस में इंटरेक्शंस के थ्रू वो क्या करते हैं? वो बॉन्डिंग को बनाते हैं। और अगर बात की जाए तो जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बीटा शीट की होती है वो एक्सटेंडेड होती है rather than being tightly coiled as अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में होता क्या है? इसका जो पहला अमीनो एसिड है वो चौथे अमीनो एसिड के साथ बाइंड होता है, किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और ये जो अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है वो करता क्या है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, इसी वजह से ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। और जो बीटा प्लीटेड शीट है उसमें क्या होता है? इसमें इतना कंपैक्शन जो है वो नहीं होता है, मतलब इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होता है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है। और जो एलिक्स का डिस्टेंस होता है बिटवीन द नियरेस्ट अमीनो एसिड ये कितना होता है? 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है इन कंट्रास्ट टू 1.5 एंगस्ट्रॉम इन अल्फा हेलिक्स। कहने का मतलब ये है कि अल्फा हेलिक्स में एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के साथ डिस्टेंस कितना होता है? अल्फा हेलिक्स में 1.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब दोनों ही अमीनो एसिड आपस में बहुत ही कम दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, बहुत ही कंपैक्ट फॉर्म में होते हैं। और दूसरी ओर अगर बीटा प्लीटेड शीट की बात की जाए तो बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है? एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ उसका जो डिस्टेंस होता है वो 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स है उसमें जो अमीनो एसिड के बीच में डिस्टेंस है वो कम है, इस वजह से वो कॉम्पैक्ट है और इस वजह से वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और जो बीटा प्लीटेड शीट है उसमें क्या होता है कि ये जो अमीनो एसिड है उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होता है, इस वजह से इनमें जो है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं रहते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होता है। अब इसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था? पॉलीपेप्टाइड का चेन फॉर्मेशन हो रहा था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हुआ है इसी में फोल्डिंग हो रही थी और फोल्डिंग के हिसाब से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। अगर बात की जाए तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो तीन तरीके से होता है। पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट और तीसरा जो है बीटा टर्न। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यही पढ़ा जाता है। बीटा टर्न जो है वो नहीं पढ़ा जाता है, वो ज्यादा मेंशन नहीं रहता है। उसके बाद जो
ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोटीन की, वो होती है टर्सरी। टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि ओवरऑल फोल्डिंग हो जाए इस पॉलीपेप्टाइड चेन के। अभी प्राइमरी में क्या हुआ था कि सिंपली एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हुआ था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इस पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या हुआ था, लोकल फोल्डिंग हुआ था, जिसकी वजह से ये जो है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर आता है, जिसमें होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है उस पॉलीपेप्टाइड में ओवरऑल इस टर्सरी स्ट्रक्चर में जब ओवरऑल फोल्डिंग हो जाए तब किसी भी प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। टू फॉर्म अ फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि किस तरह से प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन किस तरह से जो है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है या स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। तो जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो होता है अमीनो एसिड। ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होकर के एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाते हैं और इसी चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि प्रोटीन का होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फर्दर इसी पॉलीपेप्टाइड चेन में जब लोकल क्या हो, लोकल फोल्डिंग हो, तब इस प्रोटीन का जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद जब टर्सरी स्ट्रक्चर आता है तब क्या होता है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का ओवरऑल फोल्डिंग हो जाती है। मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है जब उसका ओवरऑल फोल्डिंग हो जाए ताकि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर ले और इसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं या फिर इसे टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगर टर्सरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें होता क्या है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो रिफर क्या कर रहा है, टर्सरी स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स बाय ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब फॉर्मेशन होता है डोमेन्स का, क्यों, क्योंकि ओवरऑल फोल्डिंग हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन की और उसके बाद फाइनल एसोसिएशन होता है इन डोमेन्स का ताकि ये फॉर्म कर सके ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को। टर्सरी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड है उसका ओवरऑल फोल्डिंग होता है और डोमेन्स फॉर्म होते हैं। डोमेन्स जब फॉर्म हो जाते हैं तब ये डोमेन्स क्या करते हैं, आपस में इन डोमेन्स का फाइनल एसोसिएशन होता है ताकि ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को फॉर्म कर सके। और इस टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्डिंग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी बॉन्डिंग जो है होती है जिसकी वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो पाती है। तो प्राइमरी में सिंपल क्या था, प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड बना था। सेकेंडरी में जो एक नया बॉन्ड आया था वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और टर्सरी में क्या होता है कि बॉन्ड जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये सभी बॉन्ड हेल्प करते हैं ताकि फोल्डिंग हो सके पॉलीपेप्टाइड चेन की और फॉर्मेशन हो सके टर्सरी स्ट्रक्चर का।
तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं या फिर कौन कौन से बॉन्डिंग जो है वो होती है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है उसकी, ताकि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म हो सके। टर्सरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है तब उसके बाद जो नंबर आता है वो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्सरी, जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ बहुत सारे बॉन्डिंग की वजह से, और लास्ट जो लेवल होता है वो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें होता क्या है कि some proteins are composed of more than one polypeptide chain। ऐसे कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि इन्वॉल्व है इसमें, तो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ सच प्रोटीन आर कॉल्ड सब यूनिट्स। तो फॉर एग्जाम्पल जो हेमोग्लोबिन है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड के हेल्प से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस प्रोटीन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ही होता है। मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिसमें सब प्रोटीन्स में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जब जिनमें दो से जो है तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब उसमें हो, मतलब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें हो, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं तो बनाते क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कुछ ही प्रोटीन्स में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, इस पॉलीपेप्टाइड को कहते हैं सब यूनिट। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, और इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंट्रैक्शन बिटवीन दिस सब यूनिट्स टू फॉर्म अ फाइनल 3D structure. Therefore, quaternary structure is interaction between different polypeptide chain of multi-chain protein. मतलब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऐसे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ ही प्रोटीन्स में फाइंड होता है, क्योंकि कुछ ही प्रोटीन्स क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ऐसे प्रोटीन जिनमें ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हो, वही क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इन पॉलीपेप्टाइड को कहा क्या जाता है, सब यूनिट। और जब ये सब यूनिट आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं तो उसी चीज को कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जब ये सब यूनिट आपस में इंटरेक्शन शो करें और फॉर्म करें एक 3D स्ट्रक्चर को, उस चीज को क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है ये इंटरेक्शन शो करता है इन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो कि होता है एक मल्टी चेन प्रोटीन का। तो जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे प्रोटीन्स में फाइंड होता है जो कि कंपोज होते हैं एक से मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन सच एज हेमोग्लोबिन। तो जो पॉलीपेप्टाइड जो सीक्वेंस है या फिर पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं जो कि एक से ज्यादा प्रेजेंट हो किसी प्रोटीन में, उसी में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल hemoglobin, bond like hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction helps to form quaternary structure. क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिससे जो है 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके, वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन
और इन सभी बॉन्ड की वजह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो पाता है। तो देखिए एट लास्ट सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को पढ़े थे, जो कि एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म किया। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़े, जिसमें लोकल फोल्डिंग होती है इन अमीनो एसिड के। उसके बाद आता है टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, जो कि ओवरऑल फोल्डिंग कराता है इन पॉलीपेप्टाइड चेन का और फॉर्म करता है 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि हर प्रोटीन में नहीं प्रेजेंट होता है, कुछ ही प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। ऐसे प्रोटीन जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट हो, पॉलीपेप्टाइड के जो टाइप्स हैं वो प्रेजेंट हो, उनमें ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एट लास्ट, अगर आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक आप पढ़ें और समझें, तो आप DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है और ये जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी और जो आपका सिलेबस है विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।